हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चार्ल्स लैम्ब के एक ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन की। ये एक तरह का सपना है जो कि चार्ल्स लैम्ब एक कुर्सी पर बैठकर, एक चेयर पर बैठकर देख रहे हैं। हालांकि चार्ल्स लैम्ब ने अपनी पूरी उम्र शादी नहीं की, वो कुंवारे रहे, लेकिन फिर भी अपनी इमेजिनेशन के थ्रू चार्ल्स लैम्ब ने यहाँ पर बच्चों को इमेजिन किया है और वो बच्चों को बता रहे हैं कि बच्चों की जो एक रुचि होती है, उनकी जो सोचने की क्षमता होती है, खास करके अपने बड़ों को लेकर और उन लोगों को लेकर जिनको उन्होंने नहीं देखा। जैसे कि उनकी परदादी कैसी थी, या उनके वो अंकल कैसे थे जो कि उनके होने से पहले जिनकी डेथ हो गई थी, या वो घटनाएं जो कि उनके होने से पहले ही हो चुकी हैं। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको सुनने में या जिनको जानने में बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। इस कहानी में चार्ल्स लैम्ब ने कुछ इसी तरह की बात की है कि बच्चे हैं छोटे छोटे, दो बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है, जो कि अपनी परदादी के बारे में जानना चाहते हैं और इसी के साथ अपने चाचा अंकल के बारे में जानना चाहते हैं। शुरू कर लेते हैं, ऐसे थोड़ा बड़ा है, लाइन बाय लाइन समझ आ जाएगा। देखते हैं कि चिल्ड्रन लव टू लिसन टू स्टोरीज अबाउट देयर एल्डर्स, के बच्चे सुनना पसंद करते हैं अपने बड़ों की कहानी को। आप थोड़ा ध्यान देते चलें, क्योंकि एकदम वर्ड टू वर्ड ज़्यादा देर लग जाएगी, इसलिए मैं ऐसे ही सेंटेंस टू सेंटेंस हम इसको कवर करेंगे कि बच्चे अपने बड़ों की कहानी को सुनना पसंद करते हैं। व्हेन दे वर चिल्ड्रन, जब वो छोटे थे, है ना, कि जब वो छोटे होते हैं तो वो अपने बड़ों की कहानी सुनना पसंद करते हैं। To stretch their imagination to the conception of a traditionally great uncle or a grandma. टू स्ट्रेच देयर इमेजिनेशन, और वो कल्पना करते हैं। स्ट्रेच देयर इमेजिनेशन यानी अपनी कल्पना को बढ़ाते हैं, वो और ज़्यादा सोचते हैं और ज़्यादा सोचते हैं। इमेजिनेशन को स्ट्रेच करना यानी अब उनकी जो कल्पना है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। किसको लेकर? टू द कंसेप्शन, इस विचार को लेकर, ऑफ ट्रेडिशनली, जो कि एक परंपरा है, यानी जो कि एक परंपरा चली आ रही है दादी की, उससे फिर परदादी, फिर उनसे ऊपर, फिर उनसे ऊपर, और इसी तरह फादर, उनके भाई अंकल, और उनके ऊपर उनके फादर। तो एक जो परंपरा है, जो एक ट्रेडिशन है परिवार की, उसको जानने में बच्चे बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन को बड़ा करते हैं और जानने के इच्छुक होते हैं। जैसे कि ग्रेट अंकल, उनके जो ग्रेट अंकल थे यानी दादा के भाई जो थे उनके बारे में जानना चाहते हैं। एंड ग्रैंड माँ, और उनकी जो ग्रैंड माँ थी, दादी थी, उनके बारे में वो जानना चाहते हैं। whom they never saw, जिनको उन्होंने कभी नहीं देखा, यानी वो पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स जिनकी डेथ उनके होने से पहले ही हो गई है, तो बच्चे उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानने के इच्छुक होते हैं। It was in this spirit that my little ones crept about me the other evening to hear about their great grandmother field. ये कह रहे हैं कि इट वॉज इन दिस स्पिरिट, के एक बार ऐसा ही हुआ कि बच्चों के अंदर स्पिरिट, आत्मा, के बच्चों के अंदर एक आत्मा होती है जानने की, उनके अंदर कल्पना करने की एक क्षमता होती है। एक बच्चा बहुत ज़्यादा कल्पना करता है, तो उसी को कह रहे हैं कि इट वाज इन दिस स्पिरिट, के बच्चों के अंदर एक स्पिरिट होती है, चीज़ों को जानने के लिए आत्मा होती है। दैट माई लिटिल वंस, के एक बार जो मेरे छोटे छोटे वंस, जो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं वही कह रहा हूँ आपको कि वो खुद भी इमेजिन कर रहे हैं, हालांकि वो खुद शादीशुदा नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं, माई लिटिल वंस, मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या किया, वो क्या उन्होंने, क्रैप्ट अबाउट मी, वो खिसक खिसक कर मेरे पास में आकर बैठ गए। दी इवनिंग, शाम के समय में, टू हियर अबाउट देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड, कि अपनी जो ग्रेट ग्रैंड मदर, परदादी है ना, ग्रेट ग्रैंड मदर परदादी कहते हैं, कि अपनी परदादी फील्ड के बारे में जानने के लिए, कि परदादी फील्ड के बारे में सुनने के लिए एक शाम छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आकर बैठ गए। जो इनकी परदादी का नाम है फील्ड, आपको याद रखना है, यही इसकी एक हीरो है इस कहानी की या इस ऐसे की, फील्ड ये आ जाता है कई बार, ध्यान रखें। वो लिव्ड, अभी जो फील्ड है इनकी जो परदादी है वो कहाँ रहती थी, इन अ ग्रेट हाउस, एक बहुत बड़ा घर था, इन नॉरफोक, नॉरफोक जगह का नाम है, कि नॉरफोक जगह में एक बहुत बड़ा घर था, तो इनकी परदादी उस घर में रहा करती थी जिसका नाम फील्ड था। कितना बड़ा घर था? 100 times बिगर देन दैट इन विच दे एंड पापा लिव्ड, कि वो उससे 100 गुना बड़ा था जिसमें वो बच्चे और उनके पापा रहते हैं, यानी जिसमें चार्ल्स लैम्ब और उनके बच्चे रहते हैं, वो उससे 100 गुना बड़ा घर था जिसमें उनकी परदादी रहा करती थी।
विच हैड बीन सीन, तो मंजर कुछ इस तरह से था। सो एट लीस्ट it was generally believed that in the part of the country of the tragic incident, तो कह रहे हैं कि सीन मीन्स मंजर या दृश्य, के दृश्य कुछ इस तरह से हुआ था कि एटलीस्ट इट वाज जनरली बिलीव्ड, कि आम तौर से ये यकीन किया जाता था इन द पार्ट ऑफ द कंट्री, कि उस कंट्री गांव, यहाँ पर आप गांव लेंगे इस कंट्री का मतलब कि गांव के एक हिस्से में लोगों का ऐसा मानना था कि ऑफ अ ट्रेजिक इंसिडेंट, कि एक हिस्से में कोई बुरी घटना घट गई थी गांव के अंदर, विच दे हैड लेटली बिकम फेमिलियर, जिससे वो बाद में फैमिलियर हुए हैं, बाद में उनको इस बारे में पता चला, विद फ्रॉम द बैलेड, एक बैलेड से, बैलेड का नाम क्या था, चिल्ड्रन इन द वुड, के बैलेड था एक चिल्ड्रन इन द वुड, उस बैलेड के थ्रू उनको ये पता चला कि उनके गांव के एक हिस्से में एक बुरी घटना घट गई थी, ऐसा लोगों का मानना था। अब ये जो बैलेड है चिल्ड्रन इन द वुड, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, यहीं पर है कि सर्टेन इट इज दैट द होल स्टोरी ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर क्रूअल अंकल, कि निश्चित रूप से इट इज द होल स्टोरी, ये पूरी की पूरी कहानी बच्चों की है, एंड देयर क्रूअल अंकल, और उनके दुष्ट अंकल की कहानी है। टू बी सीन फेयरली, जिसको साफ तौर से देखा जा सकता है, कर्ड आउट, कर्ड आउट मीन्स उकेरना, लकड़ी पर जो नक्काशी कर देते हैं उसको बोला कर्ड, कि जिसको लकड़ी के ऊपर उकेर कर दिखाया गया है, अपॉन द चिमनी पीस ऑफ द ग्रेट हॉल, जो बहुत बड़ा सा एक हॉल है, उसकी जो चिमनी, जो उसका चिमनी पीस है, वहीं पर लकड़ी के ऊपर उकेर कर उस कहानी को दिखाया गया। कौन सी कहानी को, ये जो है चिल्ड्रन इन द वुड, ये वाली पूरी की पूरी कहानी लकड़ी पर उकेरी गई है। The whole story down to the Robin Redbreast, और ये कह रहे हैं कि इस कहानी में पूरी की पूरी कहानी वो रॉबिन रेडब्रेस्ट, रॉबिन रेडब्रेस्ट ये एक पक्षी है, परिंदा है, बर्ड है, कि ये कहानी रॉबिन रेडब्रेस्ट के बारे में भी है। टिल अ फुलिश रिच पर्सन, यहाँ तक कि एक बेवकूफ अमीर इंसान ने क्या किया, पुल्ड इट डाउन टू सेट अप अ मार्बल वन, द मार्बल मॉडर्न इन्वेंशन इन इट्स स्टीड, यहाँ तक कि एक अमीर बेवकूफ़ इंसान ने वो लकड़ी की जो चीज़ थी जिस पर वो कहानी उकेरी गई थी, बैलेड, उसको वहाँ से हटा दिया, और क्या किया, सेटअप अ मार्बल वन, और एक पत्थर का बना हुआ जो चिमनी पीस का जो वहां पर लगा हुआ था एक टुकड़ा चिमनी के पास में, तो लकड़ी का हटाकर पत्थर का लगा दिया, और कैसा था वो, मॉडर्न इन्वेंशन, जो कि अभी अभी इन्वेंट किया गया था, थोड़ा मॉडर्न लगता था देखने में, तो लकड़ी का हटाकर उसने पत्थर का एक वहां पर टुकड़ा रख दिया था, इन इट्स स्टीड, इसकी जगह पर, यानी लकड़ी के टुकड़े की जगह पर। विद नो स्टोरी अपॉन इट, अब वो जो लकड़ी का था उस पर तो बैलेड उकेरा गया था, लेकिन इसके ऊपर नो स्टोरी अपॉन इट, कोई कहानी नहीं थी, सीधा सीधा सिंपल से एक पत्थर लगा दिया गया था। हेयर एलिस, एक नाम और आ गया यहाँ पर, आप इसका भी नाम याद रखें, एलिस, परदादी का नाम फील्ड था और यहाँ पर बच्ची का नाम है एलिस। हेयर एलिस पुट आउट वन ऑफ हर डियर मदर्स लुक्स, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एलिस ने इस बात को सुनकर क्या किया कि उसने डियर मदर्स लुक, अपनी मदर के जैसा चेहरा बनाया। अब देखो ये तो खुद कुंवारे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं कि जो एलिस है उसने ऐसा चेहरा बनाया जैसे कि कभी उसकी मदर बनाया करती थी। अब ये बच्चे बिना माँ के हैं, तो उसको देखकर, इस कहानी को सुनकर बच्ची का जो लुक था, उसका जो एक्सप्रेशन थे, अपनी मदर के बिल्कुल जैसे थे, लेकिन टू टेंडर, बहुत ज्यादा जो है टेंडर बोलते हैं, नर्म नाजुक, ये नहीं थे कि आपको उस पर गुस्सा आ जाए। टू बी कोल्ड अप ब्रेडिंग, यानी ऐसा एक्सप्रेशन नहीं थे जिसको आपको सही कराना पड़े या आपको उसे डांटना पड़े, ऐसा एक्सप्रेशन नहीं थे, तो बहुत ही टेंडर से थे, नर्म नाजुक, है ना, मासूमियत वाले। देन आई वेंट ऑन टू से, फिर मैं अपनी कहानी लगातार बताता चला गया, उन बच्चों को सुनाता रहा। क्या बताया मैंने उनको कि हाउ रिलीजियस एंड हाउ गुड देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड वाज, कि कितनी रिलीजियस, हाउ रिलीजियस कितनी धार्मिक थी, एंड हाउ गुड और कितनी अच्छी थी, देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड, कि उनकी जो परदादी, ग्रेट ग्रैंड मदर जो उनकी दादी थी फील्ड, बहुत ही रिलीजियस और बहुत ही अच्छे स्वभाव की लेडी थी। हाउ बिलव्ड, कितना लोग उनको प्यार करते थे, एंड रेस्पेक्टेड बाई एवरीबडी, और हर इंसान उनकी इज्जत क्या करता था। दाउ शी वॉज नॉट इंडीड द मिस्ट्रेस ऑफ द ग्रेट हाउस, ये बात ध्यान रखना कि यहाँ तक के दाऊ, यहाँ तक के वो जो उनकी परदादी थी वो उस बड़े से घर की मालिक नहीं थी, मिस्ट्रेस मालकिन,
कि वास्तव में वो उस बड़े घर की मालकिन नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके साथ ऐसा स्वभाव किया जाता था कि वो उनकी मालिक हैं, लोग इज्जत करते थे, अच्छा समझते थे, ठीक है, ये सारी चीजें। बट तो मालिक नहीं थी तो फिर क्या थी, बट हैड ओनली द चार्ज ऑफ इट, बल्कि सिर्फ उनको उस घर का चार्ज दिया गया था। एंड येट इन सम रेस्पेक्ट शी माइट बी सेड टू बी द मिस्ट्रेस ऑफ इट टू। कह रहे हैं कि इन सम रेस्पेक्ट, और कुछ वजह, कुछ ऐसी वजह है जिसकी वजह से शी माइट बी सेड, उनको कहा जा सकता है, टू बी द मिस्ट्रेस ऑफ इट टू, कि वो उसकी मालकिन है। और कई वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि वो उस घर की मालकिन है। कमिटेड टू हर बाई द ओनर, क्योंकि उस घर को ओनर मालिक, जो उस घर का मालिक था, कि उस घर के मालिक ने वो घर उनको सौंप दिया था। कमिटेड टू, उसको सौंपा हुआ था, कोई किराया नहीं था, कोई कुछ नहीं था, बस वो नॉर्मली वहां पर रहा करती थी। Who preferred living in a newer, और जो मकान मालिक था वो कहाँ गया, Who preferred living in a newer, एक उसने नया घर खरीद लिया था जो कैसा था, मोर फैशनेबल, जो कि अच्छा दिखता था, मोर फैशनेबल था। मैंशन बोलते हैं कोठी, आप इसको यहाँ पर कोठी का माने ले सकते हैं, कि एक बहुत ही फैशनेबल सी नई उसने कोठी खरीद ली थी, तो मकान मालिक वहां पर चला गया था। Which he had purchased somewhere in the adjoining county, विच ही हैड परचेज, जिसको उन्होंने खरीदा था, यानी उस फैशनेबल कोठी को उसने खरीदा था, सम वेयर, किसी जगह पर, किसी स्थान पर, इन द एडजॉइनिंग काउंटी, काउंटी बोलते हैं जो छोटा सा गांव होता है या थोड़े बहुत घर जहाँ पर होते हैं वही बोलते हैं, कि जो एडजॉइनिंग बराबर वाली, के बराबर वाला जो गांव था या थोड़े से घर वहाँ पर बने हुए थे, वहीं पर उसने एक फैशनेबल कोठी खरीद ली थी। बट स्टिल शी लिव्ड in it in a manner as if it had been her own, लेकिन उनकी परदादी फील्ड उसमें मैनर इस तरीके से रहा करती थी, इस ढंग से रहा करती थी, एज, जैसे कि, इफ इट हैड बीन हर ओन, जैसे कि वो उनका अपना ही हो, कि उनकी परदादी उस घर में ऐसे रहती थी जैसे कि वो घर उनकी दादी का अपना ही हो। एंड कैप्ट द डिग्निटी ऑफ द ग्रेट हाउस इन शॉर्ट वाइल शी लिव्ड, ये कह रहे हैं एंड कैप्ट द डिग्निटी ऑफ द ग्रेट हाउस, और इस बड़े घर की डिग्निटी को, इस बड़े घर की जो एक मर्यादा है, हमेशा उनकी परदादी उसको बनाकर रखती थी। इन अ शॉर्ट वाइल शी लिव्ड, जब तक भी वो उसके अंदर रही, कि जब तक वो उस बड़े घर के अंदर रही, उन्होंने उस घर की मर्यादा को हमेशा बनाकर रखा। विच आफ्टरवर्ड्स केम टू डिके, और उसके बाद में, विच आफ्टरवर्ड्स केम टू डिके, वो घर कैसे होगा, डिके मीन्स नष्ट हो जाना, वो घर नष्ट होने लगा। एंड वाज नियरली पुल्ड डाउन, और यहाँ तक कि वो ऐसा हो गया कि लगभग वो गिरने वाला था। नियरली पुल्ड डाउन, कि ऐसा लगने लगा कि वो घर अब जल्दी ही गिर जाएगा। एंड ऑल इट्स ओल्ड ऑर्नामेंट्स, यहाँ तक कि इसके जो पुराने ऑर्नामेंट थे, इसके जो पुराने साजो सामान थे, स्ट्रिप्ड, उनको निकाल लिया गया, वहाँ से हटा लिया गया। एंड कैरीड अवे, उन सारे सामान को ले जाया गया, टू द ओनर्स अदर हाउस, ये कह रहे हैं जो मकान मालिक का जो नया घर था, जो उसने खरीदा था, सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर ले जाकर शिफ्ट कर दी गई। वेयर देवर सेटअप, यानी सेटअप वही सेट करना, कि वहां उन चीजों को सेट कर दिया गया नए घर में ले जाकर। एंड लुक्स एज ओकवर्ड, और वो पुरानी चीजें उस नए घर में लुक्ड एज ओकवर्ड, वो इतनी ओकवर्ड लग रही थी, एज इफ सम वन वर टू कैरी अवे द ओल्ड टॉम्स, ऐसा लग रहा था कि सम वन, कि जैसे कोई इंसान ओल्ड टॉम्स, पुरानी कब्रों को लेकर चला जाए। दे हैड सीन लेटली एट दी एबे, एबे कब्रिस्तान को बोलते हैं, कि उस नए घर में वो पुरानी चीज़ें, ऐसा लग रहा था कि कोई कब्रिस्तान से कुछ कब्रों को लाकर उन्हें घर में लगा ले। तो यहाँ पर बताया कि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी पुरानी चीज़ें वहाँ पर। एंड स्टिक दैम अप इन द लेडी सी टोल्ड्री गिल्ट ड्राइंग रूम, ये कह रहे हैं कि लेडी सी एक काल्पनिक नाम लिया है यहाँ पर, कि ऐसा लग रहा है कि उन पुरानी कब्रों को उठाकर कब्रिस्तान से लेडी सी का गिल्ट चमचमाता हुआ ड्राइंग रूम के जो एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्राइंग रूम है, तो लेडी सी के उस ड्राइंग रूम में उन कब्रों को लाकर गाड़ दिया जाए, ऐसा लग रहा था उन पुरानी चीज़ों को देखकर। हेयर जॉन, अब देखो लड़की का नाम एलिस आ गया था, लड़के का नाम बताया है जॉन। यहाँ पर जॉन ने क्या किया, जॉन स्माइल्ड, इस बात को सुनकर जॉन जो है वो बच्चा है वो मुस्कुराने लगा। एज मच एज टू से,
यानी वो इतना ज्यादा मुस्कुराया इस कहानी को सुनकर, जैसे कि मैं कह सकता हूँ दैट वुड बी फुलिश इंडीड, कि ऐसे ही कहा गया कि शायद वो इंसान बेवकूफ़ रहा होगा वो मकान मालिक जो कि हमारी परदादी के घर से पुरानी चीज़ों को निकाल कर ले गया। तो इस बात पर जॉन शायद इसी बात को सोचकर वो स्माइल किया उसने। एंड देन आई टोल्ड हाउ, और फिर मैंने उन बच्चों को ये बताया कि किस तरह से व्हेन शी केम टू डाई, जब उनकी परदादी की डेथ होने लगी, जब वो मरने लगी, हर फ्यूनरल वाज अटेंडेड बाय अ कंकोर्स ऑफ ऑल द पुअर, तो उनकी परदादी के जनाजे में, फ्यूनरल जनाजा मैयत लाश, कि उनके जनाजे में अटेंडेड बहुत सारे लोग शामिल हुए। कंकर्स बोलते हैं भीड़ भाड़ को, कि गरीब लोगों की, बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं जो कि उनके जनाजे में शामिल हुए। एंड सम ऑफ द जेंट्री टू, जेंट्री यानी सम्मानित लोग, और कुछ सम्मानित लोग भी उनके जनाजे में आए थे। ऑफ द नाइबरहुड ऑफ मैनी माइल्स, बहुत मैनी माइल्स राउंड, यानी कई कई मील दूरी से भी लोग उनके जनाजे में आए थे। क्या करने के लिए? टू शो देयर रेस्पेक्ट, अपना सम्मान, अपनी इज्जत दिखाने के लिए, फॉर हर मेमोरी, उनकी याद में। यानी दूर के जो गांव के लोग थे आसपास के, वो भी उनके उसमें आए थे जनाजे में। बिकॉज शी हैड बीन सच अ गुड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी रही थी, एंड रिलीजियस वुमेन, और बहुत ही ज़्यादा धार्मिक महिला रही थी। सो गुड, इतनी ज़्यादा अच्छी थी वो कि शी न्यू ऑल द साल्ट्री बाय हार्ट, साल्ट्री भजन, जो बाइबल के मंत्र वगैरह हैं, बाइबल की जो लाइन है, मंत्र है, तो ये कह रहे हैं कि वो इतनी ज़्यादा धार्मिक थी कि बाइबल के मंत्र उनको बाय हार्ट, यानी ज़बानी याद थे, बहुत सारे मंत्र उनको ज़बानी आते थे। एंड अ ग्रेट पार्ट ऑफ द टेस्टामेंट बिसाइड्स है, ये कह रहे हैं एंड द ग्रेट पार्ट ऑफ द टेस्टामेंट, टेस्टामेंट बाइबल के दोहों को ही बोलते हैं, कि जो बाइबल की लाइन थी उसका ग्रेट पार्ट, बहुत सारे पार्ट उसको बाइबल का ऐसे ही आता। साल्ट्री भजन वगैरह को कहते हैं, जो कि नॉर्मली लोकगीत होते हैं उनको बोल देते हैं, और टेस्टामेंट बाकायदा जो लाइन होती है बाइबल की, उनको टेस्टामेंट बोलते हैं। हेयर लिटिल एलिस, अब ये नाम दोबारा आया उस लड़की का, कि यहाँ पर जो छोटी सी एलिस उसने क्या किया, स्प्रेड हर हैंड्स, अपने हाथों को स्प्रेड कर लिया। देखो पूरा का पूरा एक जैसे ड्रामा होता है ना, कि सिचुएशन कैसी कैसी हो रही है, वो भी बता रहे हैं यहाँ पर चार्ल्स लैम्ब, कि अपनी परदादी के बारे में सुनकर उसने अपने हाथों को क्या किया, स्प्रेड, हाथों को फैला लिया। हाथों को फैलाने का मतलब यह जैसे कि दुआएं मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, इस तरह से। देन आई टोल्ड वाट अटॉल, फिर मैंने थोड़ा ये बताया कि जब वो जवान थी तब वो कैसी थी, उनकी परदादी। आई टोल्ड वैन एट वाट अटोल, मैंने बताया कि जब वो जवान थी तो कैसी थी, टॉल, एक लंबी महिला थी वो, अपराइट, बिल्कुल सीधी महिला थी, ग्रेसफुल, काफ़ी खूबसूरत रही थी। देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड वाज वंस, ये कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छी थी, लंबी चौड़ी थी, खूबसूरत थी, है ना, ऐसी थी वो। एंड हाउ इन हर यूथ शी वॉज स्टीम्ड द बेस्ट डांसर, यहाँ तक कि इन हर यूथ, के जब वो जवान थी उनकी परदादी, शी वॉज स्टीम्ड, ये माना जाता था उनके बारे में, द बेस्ट डांसर, बेस्ट डांसर, कि बहुत ही अच्छे से डांस कर लेती थी अपनी जवानी में। हेयर एलिस लिटिल लिटिल राइट फुट प्लेड इन इनवॉलेंट्री मूवमेंट, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर छोटी एलिस का जो सीधा पैर है, राइट फुट, उसका जो सीधा पैर है, प्लेड, वो खुद ब खुद, इनवॉलेंट्री, खुद ब खुद, कि वो खुद ब खुद क्या करने लगा, प्ले करने लगा। नाचने का नाम आया ना कि वो अच्छी डांसर थी, तो जैसे डांस का नाम आया तो उसका सीधा पैर डांस की मूवमेंट में आ गया। टिल, यहाँ तक कि अपॉन माई लुकिंग ग्रेव, यहाँ तक कि मैं थोड़ा सा सीरियस हुआ उसको देखकर, इट डेसिस्टेड, और वो लड़की जो है उसने अपना पैर सही कर लिया, यानी एलिस का पैर खुद ब खुद चलने लगा था, तो मैं उसको देखकर थोड़ा सा लुकिंग गिरे, थोड़ा सा मैं उसको गंभीर हुआ, गिरे हुआ। तो कहते हैं आई वाज सेइंग, तो मैं कह रहा था, इन द काउंटी टिल अ क्रूएल डिसीज, यहाँ तक कि उस गांव में, उस जगह पर एक क्रूएल डिसीज, एक बहुत ही बुरी जो है बीमारी आ गई थी, बीमारी फैल गई थी, कोल्ड अ कैंसर, उस बीमारी को कैंसर कहा जाता है, कि उस इलाके में एक कैंसर जैसी बीमारी फैल गई थी। तो केम एंड बोर्ड हर डाउन विद पेन, कि वो बीमारी आई, केम, वो बीमारी आई, एंड बोर्ड हर डाउन विद पेन, वो बीमारी आई और उसने उनको झुका दिया। पहले वो सीधी चलती थी, लंबी चौड़ी थी, लेकिन उस बीमारी की वजह से, कैंसर की वजह से, डाउन विद पेन, उनकी कमर धीरे धीरे झुकने लगी। बट इट कुड नेवर बैंड हर गुड स्पिरिट, ये कह रहे हैं लेकिन उस बीमारी ने भी नेवर बैंड हर गुड स्पिरिट्स, उसकी
आत्मा को कभी नहीं झुकाया, यानी उसकी कमर झुकने लगी बीमारी से, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा तरोताजा रही। मेक देम स्टूप, स्टूप मीन्स झुकाने के ही आते हैं कि बीमारी ने उनकी कमर को झुकाया लेकिन उनकी आत्मा को नहीं झुका सकी। बट देवर स्टिल अपराइट, उसकी आत्मा भी कैसी है? अपराइट, अब भी उसकी आत्मा बिल्कुल अपराइट है, बिल्कुल ऊपर जाने वाली है। बिकॉज शी वॉज सो गुड एंड रिलीजियस, क्योंकि अपनी आत्मा से मिस फील्ड जो थी सो गुड, बहुत अच्छी थी और बहुत ज्यादा रिलीजियस थी। देन आई टोल्ड, फिर मैंने उन बच्चों को बताया, हाउ शी वॉज यूज्ड टू स्लीप बाई हर सेल्फ इन अ लोन चैम्बर ऑफ अ ग्रेट लोन हाउस। फिर मैंने बच्चों को बताया कि शी वॉज यूज्ड टू स्लीप, कि उनकी दादी सोया करती थी अपने आप, बाई हर सेल्फ अकेली, कि उनकी दादी अकेली सोया करती थी एक चैम्बर में, जो बड़ा घर है, एक बड़ा सा लोन है वहां पर, तो उस लोन में वो अकेली ही सोया करती थी। एंड हाउ शी बिलीव्ड, और उनका ये मानना था दैट एन अपैरिशन ऑफ टू इन्फेंट, अपैरिशन आत्माएं है ना, बच्चों की जो आत्मा होती है उसको कहते हैं। उनकी दादी का ये भी मानना था कि टू इन्फेंट, के दो बच्चों की आत्माएं वाज टू बी सीन, वहां पर देखी जाती है एट मिडनाइट, आधी रात में, कि जैसे आधी रात होती है तो उस बड़े घर का जो लोन है, जो सहन है, वहां पर उन बच्चों की आत्माओं को देखा जाता है। क्या करती हैं वो आत्माएं? ग्लिडिंग अप एंड डाउन, वो आत्माएं कभी ऊपर आती हैं कभी नीचे जाती हैं। कहाँ से? द ग्रेट स्टेयरकेस, सीढ़ियों से, जो बड़ी बड़ी सीढ़ियां उस घर की, वो आत्माएं उन सीढ़ियों से कभी ऊपर कभी नीचे आती हैं। नियर वेयर शी स्लेप्ट, यहाँ तक के जहां पर वो सोती है वो उसके बहुत ज्यादा करीब भी आ जाती हैं बच्चों की आत्माएं। बट शी सैड, लेकिन उनकी दादी एक बात कहती थी, दोज इनोसेंट्स वुड डू हर नो हार्म, कि ये जो बच्चे थे मासूम थे तो वो कभी भी उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड हाउ फ्राइटेंड आई यूज टू बी, और मैं, अब वो चार्ल्स लैम्ब कह रहे हैं कि मैं उस टाइम तुम्हारी उम्र का नहीं, मैं बच्चा रहा था, क्योंकि चार्ल्स लैम्ब की तो वो दादी लगेंगी, तो मैं उस समय हाउ फ्राइटेंड, मैं बहुत ज्यादा डर जाया करता था। दाउ, मैं क्यों डरता था? कि दाउ इन दोज डेज, क्योंकि उन दिनों आई हैड माई मेड टू स्लीप विद मी, कि उन दिनों हमारी दादी के यहाँ पर एक मेड रहा करती थी, कामकाज करती थी, तो मैं उस मेड के साथ में मुझे सोना पड़ता था। बिकॉज, क्योंकि आई वॉज नेवर हाफ सो गुड और रिलीजियस एज शी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपनी दादी के आधा भी, ना तो मैं अच्छा था उनकी तरह और ना ही मैं आधा उनके बराबर धार्मिक था। हमारी दादी तो धार्मिक थी और बहुत अच्छी थी वो, लेकिन मैं ना तो अच्छा था ना ही धार्मिक था, तो इसीलिए मुझे मेड के साथ में सोना पड़ता था। एंड येट आई नेवर सा द इन्फेंट, और यहाँ तक कि मैंने कभी भी उन बच्चों को नहीं देखा, वो जो उनकी आत्माएं थी वो मुझे कभी नजर ना आई। हेयर जॉन एक्सपैंडेड ऑल हिज आईब्रोज एंड ट्राई टू लुक करेजियस, यहाँ पर जो जॉन था उसने क्या किया? एक्सपैंडेड हिज आईब्रो, उसने अपनी आईब्रो को बड़ा बड़ा किया, क्योंकि भाई भूतों की कहानी चल रही है यहाँ पर कुछ, तो बच्चे क्या करते हैं, जिन भूत की कहानी को सुनकर थोड़ा डरते हैं, आंखें बड़ी कर कर उसको और तवज्जो के साथ में सुनते हैं, तो बच्चों का एक्सप्रेशन है कि जॉन ने अपनी आईब्रो को बड़ा बड़ा किया और क्या किया, उसने अपने आप को ट्राइड टू लुक करेजियस, अपने आप को ये दिखाने की कोशिश की कि मैं हिम्मती हूँ, करेजियस हिम्मत वाला, कि जॉन ने अपना आप को एक हिम्मत वाला करेजियस दिखाने की कोशिश की, अपनी आंख को बड़ा बड़ा कर कर। आंख को बड़ा करने का मतलब ये कि उसको डर जरूर लग रहा था भूतों की कहानी सुनकर, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत दिखाने की कोशिश की। देन फिर आई टोल्ड हाउ गुड शी वॉज टू ऑल द ग्रैंड चिल्ड्रन, फिर मैंने ये भी बताया कि उनकी जो दादी थी, ग्रैंड चिल्ड्रन पोती पोता या जो बच्चों के बच्चे होते हैं उनके लिए ग्रैंड चिल्ड्रन का, कि वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए बहुत अच्छी थी। ठीक है, हैविंग अस, यहाँ तक कि वो हम सबको बुला लिया करती थी टू द ग्रेट हाउस, वो जो बड़ा घर है, कभी को अच्छा घर होता था, अब तो बुरी हालत में है, तो ये कह रहे हैं कि वो हम सब बच्चों को अपने इस बड़े से घर में बुला लिया करती थी इन हॉलीडेज, जैसे ही छुट्टी पड़ती थी। वेयर आई इन पर्टिकुलर यूज टू स्पेंड मैनी आवर्स बाई माई सेल्फ, और वो इतना बड़ा घर था कि आई इन पर्टिकुलर यूज, के मैं विशेष रूप से मैनी आवर्स, बहुत सारे घंटे बिता दिया करता था अकेला, यानी उस बड़े से घर में रहकर मैं अकेला कई घंटे बिता दिया करता था। क्या करने में? इन गेजिंग, निहारने में, अपॉन दी ओल्ड बस्ट्स, बस्ट्स मूर्तियों को, कि जो पुरानी पुरानी मूर्तियां रखी हुई थी उस घर में, किसकी? ऑफ 12 सीजर, सीजर ये रोमन जो वहाँ के राजा होते थे उनको सीजर बोला जाता है, आपने जूलियस सीजर सुना होगा नाम, तो 12 सीजर गुजरे हैं रोम के अंदर, तो ये कह रहे हैं कि 12 के 12 सीजर की मूर्तियां उस घर में रखी हुई थी, तो मैं उनको निहारता रहता था कई घंटे तक।
दैट हैड बीन एम्परर्स ऑफ रोम, खुद ही उन्होंने कहा कि ये जो 12 सीजर थे ये कभी हैड बीन एम्परर ऑफ रोम, रोम के एम्परर रहे हैं। टिल द ओल्ड मार्बल हेड्स वुड सीम टू लाइव अगेन और आई टू बी टर्न्ड इनटू मार्बल विद देम। ये कहने कि मैं यहाँ तक उन मूर्तियों को देखता रहता था कि मैं ये सोचता था कि ये पुराने पत्थर की मूर्तियों की जो सर हैं वो जिंदा हो जाएं, या फिर मैं उन पत्थरों की तरह उनके जैसा पत्थर का हो जाऊं। यानी मैं ये सोचता था कि या तो ये मूर्तियां जिंदा हो जाएं या फिर मैं इनके जैसा पत्थर की तरह हो जाऊं। तो कई घंटे तक वो उनको देखता रहता था। हाउ आई नेवर कुड बी टायर्ड विद द रोमिंग अबाउट दैट ह्यूज मैंसन। ये कह रहे हैं हाउ आई टायर्ड, मैं कभी भी नहीं थकता था। अब बड़ा सा घर है तो ये छोटे थे उस समय पर, जैसे भी इनके बच्चे हैं तो ये उस समय बच्चे थे। तो ये कह रहे हैं कि मुझे कभी भी थकन नहीं होती थी उस बड़े घर में। रोमिंग, इधर उधर भटकना, घूमना फिरना, कि उस बड़े घर में इधर उधर घूमने में मुझे कभी भी थकन नहीं होती थी। विद इट्स वास्ट एम्प्टी रूम्स, इसके जो रूम थे वास्ट एम्प्टी, बहुत बड़े बड़े खाली कमरे थे इस घर में। विद देयर वॉर्म आउट हैंगिंग्स, वॉर्न आउट हैंगिंग झूमर को बोलते हैं, वॉर्म आउट घिसे पिटे, कि इन कमरों के अंदर घिसे पिटे झूमर लटके हुए थे। फ्लटरिंग टेपेस्ट्री, और टेपेस्ट्री पर्दे, और जो कमरों के अंदर पर्दे थे वो हमेशा फ्लटरिंग इधर उधर उड़ते रहते थे, झूमर लगे हुए थे, घिसे पिटे थे। एंड कर्ड ओकन पैनल्स, ओक एक पेड़ का नाम होता है, और कर्ड उकेरना, कि ओक की लकड़ी के ऊपर बहुत सारी तस्वीरों को उकेरा गया था। विद द ग्लिडिंग ऑलमोस्ट रब्ड आउट, यहाँ तक कि वो जो उकेरी हुई चीज़ें थी वो लगभग अब ख़त्म हो गई थी। कभी एक समय पर वो अच्छी नक्काशी रही होगी लकड़ी के ऊपर, लेकिन अब वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी। समटाइम्स इन द स्पेसियस ओल्ड फैशन्ड गार्डन्स, और कई बार स्पेसियस बहुत सारी प्रजातियों वाला, ओल्ड फैशन पुराने तौर तरीके का, गार्डन बागीचा, और कई बार मैं बहुत ही पुराना सा जो बागीचा था उस घर का, कई बार मैं वहां पर चला जाया करता था। विच आई हैड ऑलमोस्ट टू माई सेल्फ, यानी कई बार मैं वहां भी जाता था। अनलेस वैन नाउ एंड देन सोलिटरी गार्डनिंग मैन वुड क्रॉस मी, कह रहे हैं कि अनलेस नाउ एंड देन कभी कभी, यानी कभी कभी सिर्फ ऐसा होता था, सोलिटरी अकेला तने तना, गार्डनिंग मैन जो माली है, कि वो माली अकेला कभी कभी ऐसा होता था, क्रॉस मी मुझे मिल जाता, यानी पूरे के पूरे बागीचे में कोई नहीं होता था, एक अकेला माली था, कभी कभी वो मेरे से टकरा जाता था। हाउ द रेक्ट्राइन्स एंड पीचेस हंग अपॉन द वॉल्स, नेक्ट्राइन्स रसीले, पीचेस आड़ू, और उस बागीचे के अंदर कितने रसीले और जो आड़ू थे, अपॉन द वॉल्स वो दीवारों के ऊपर लटके रहते थे। विद आउट माई एवर ऑफरिंग टू प्लग दैम, यानी मैं उनको तोड़ूं इसकी बिना कोई परवाह किए हुए वो दीवार के ऊपर ऐसे ही लटके रहते थे। मुझे कोई ज़्यादा कोशिश नहीं करनी थी उनको तोड़ने के लिए, ऐसे ही वो मुझे दिखते रहते थे। लेकिन बिकॉज देवर फॉरबिडन फ्रूट, लेकिन मैं उनको कभी नहीं तोड़ता था क्योंकि वो मेरे लिए कैसे थे, फॉरबिडन ये वही है जो कि एडम के लिए, एप्पल के लिए यूज हुआ था, सेब का और एडम का जो वो है फॉरबिडन फ्रूट, कि वो फल मेरे लिए फॉरबिडन थे, मैं कभी आड़ू नहीं तोड़ता था। अनलेस नाउ एंड देन, लेकिन कभी कभी, एंड बिकॉज आई हैड मोर प्लेजर इन स्ट्रोलिंग अबाउट द ओल्ड melancholy लुकिंग yew trees, ये कह रहे हैं कि आई हैड मोर प्लेजर, मुझे इन आड़ुओं को तोड़ने में या इनको खाने से ज़्यादा, आई हैड मोर प्लेजर मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता था, स्ट्रोलिंग अबाउट द एमंग melancholy लुकिंग यू ट्री ये पेड़ ही होता है, कि यू ट्री का जो पेड़ है, पुराना सा पेड़ है, पुराना दिखने वाला जो पेड़ है, मैं अक्सर उन्हीं के पास में रहता था। और द फर ये भी पेड़ को बोला है, या फर के पेड़ के पास पास में भटकता रहता था। एंड पिकिंग अप द रेड बेरीज, और मैं वहां से कई बार रेड बेरीज को ले लिया करता था। एंड फर एप्पल्स, और कई बार मैं फर एप्पल्स को उठा लिया करता था। विच वर गुड फॉर नथिंग बट टू लुक एट, जो कि बहुत अच्छे थे, फॉर नथिंग जो कि किसी काम के भी नहीं थे, वैसे तो अच्छे लगते थे देखने भालने में, लेकिन वो खाने के काम के नहीं थे। टू लुक एट, बस वो इस काम के थे कि उनको देखा जाए, बस इसी काम के थे वो। फर का जो फ्रूट था, फर का फ्रूट, और दूसरा रेड बेरी, ये दोनों चीज।
और इन लाइंग अबाउट द फ्रेश ग्रास, या फिर मैं ऐसा करता था कि जो वो जो फ्रेश ग्रास थी, बड़ी बड़ी घास थी तरोताज़ा, कई बार मैं उन पर लेट जाया करता था। विद ऑल द फाइन गार्डन्स स्मेल अराउंड मी, और मेरे आसपास स्मेल यानी जो पूरे के पूरे बागीचे की जो स्मेल थी, मैं उसको वहाँ पर लेता रहता था। और बास्किंग इन द ऑरेंजरी, और बास्किंग धूप लेना, और कई बार मैं संतरों के आसपास लेटकर धूप लेता था। टिल आई कुड ऑलमोस्ट फैंसी माई सेल्फ राइपिंग टू अलोंग विद द ऑरेंज, और कई बार मुझे ऐसा लगने लगता था कि माई सेल्फ राइपनिंग, के मैं खुद भी पक रहा हूँ, एलोंग विद द ऑरेंज, संतरों के साथ में, क्योंकि संतरे उसमें धूप में पकते थे। तो मैं इतनी देर देर तक कई बार वहां पर लेटा रहता था कि ऐसा लगने लगता था मुझे कि संतरों के साथ में मैं भी पकता जा रहा हूँ। एंड द टाइम्स इन दैट ग्रेटफुल वार्म्स, और वो ग्रेटफुल वार्म, अब देखो यूरोप के अंदर जो वहाँ की सर्दी होती है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो उन लोगों के लिए गर्मी अच्छी मानी जाती है। तो ये धूप में बहुत बहुत देर लेटते हैं, तो क्या कहा उसने धूप को, ग्रेटफुल वार्म्स, यानी बहुत ही अच्छी जो गर्मी मुझे बागीचे में लगती थी। और इन द वाचिंग द डैश, अब कह रहे हैं या फिर मैं क्या करता था, डैश मछली को बोला, या फिर मैं वो जो एक डैश मछली थी मैं उसको वॉच करता था, देखता रहता था। दैट डर्टेड टू एंड फ्रो इन द फिश पॉन्ड, फिश पॉन्ड मछली का जो जार होता है, कि जो मछली के जार में, उस पॉन्ड में, तालाब में इधर उधर है ना, टू एंड फ्रो, इधर उधर भागना, कि वो इधर उधर डैश मछली भागती रहती थी। एट द बॉटम ऑफ द गार्डन विद हेयर एंड देयर ग्रेट सल्की पाइक, ये कह रहे हैं, और उसी के बीच में एट द बॉटम, और उस तालाब के बीच में क्या था, द गार्डन विद हेयर एंड देयर अ ग्रेट सल्की, सल्की पाइक, पल पाइक ये भी एक मछली का नाम है, जो कि एक बहुत ही बड़ी सल की मछली थी। वो क्या करती थी, हैंगिंग मिडवे डाउन द वाटर, वो पानी के बीच में ही रुकी रहती थी। कैसे, इन साइलेंट स्टेट, बिल्कुल साइलेंट स्टेट में। आप थोड़ा समझ गए ना। तो जो डैश मछलियाँ, छोटी छोटी मछलियाँ, वो तो इधर उधर भागती फिरती रहती थी पानी के अंदर, ठीक है। और जो ये पाइक मछली है, ये बड़ी है, काफ़ी बड़ी मछली है। तो ये क्या है, पानी के बीच में एक जगह पर साइलेंट स्टेट में ठहरी रहती थी। तो ऐसा लगता था इन दोनों मछलियों को देखकर, छोटी और बड़ी मछली को, जैसे कि इट इफ इट मोग्ड एट देयर इम्पर्टिनेंट फ्रिस्किंग। तो ऐसा लगता था इस बड़ी मछली को देखकर कि ये फ्रिस्किंग यानी शरारत बोल सकते हैं आप इसको, मोग्ड मजाक उड़ाना, है ना। तो ऐसा लगता था कि शायद ये बड़ी वाली मछली मजाक उड़ा रही है, किसका, एट देयर इम्पर्टिनेंट फ्रिस्किंग, इन छोटी छोटी मछलियों का जो इधर उधर बेवकूफ़ी के साथ में घूमना है ना। तो ये इनका शायद बड़ी वाली मछली मजाक उड़ा रही है, इतनी खामोशी के साथ में वो उनको देखती रहती थी बीच में पड़ी हुई। आई हैड मोर प्लेजर, या फिर कह रहे हैं कि मैं क्या करता, आई हैड मोर प्लेजर इन दीज busy idle diversions than all the sweet flavors of peaches, nectarines, oranges, and such like common beds of children। और कई बार ऐसा होता था, आई हैड मोर प्लेजर, मैं ज़्यादा प्लेजर लेता था, कहाँ पर, इन दीज बिजी आइडल डाइवर्जन, है ना, यानी बिजी आइडल डाइवर्जन, डाइवर्जन अलग अलग काम जो होते हैं, अलग अलग एक्टिविटी, अलग अलग क्रियाएं, कि बहुत सारी जो क्रियाएं होती हैं मैं उनमें जो है इंजॉय करता था, प्लेजर लेता था। जैसे कि स्वीट फ्लेवर्स ऑफ पीचेस, जैसे कि स्वीट फ्लेवर्स ऑफ पीचेस हो गए, नेक्ट्राइन्स यानी रसीले फल हो गए, संतरे हो गए, और कॉमन सच बैट्स ऑफ चिल्ड्रन, या बच्चों की जो शर्त वगैरह वो लगाते हैं बच्चे आपस में, इस तरह के खेल हो गए। तो इनमें भी कई बार में जो है प्लेजर लिया करता था। हेयर जॉन स्लाइली, स्लाइली धीरे से, यहाँ जॉन ने धीरे से, डिपॉजिटेड बैक अपॉन द प्लेट अ बंच ऑफ ग्रेप्स, वो ग्रेप्स अंगूर खा रहा था, तो उसने धीरे से क्या किया, जो अंगूर का गुच्छा था वो प्लेट में ही रख दिया। बैक अपॉन अ प्लेट, बैक अपॉन द प्लेट, उसने वापस उसको प्लेट में रख दिया। विच नोट अनऑब्जर्व्ड बाई एलिस, जिसको एलिस ने देख लिया। ही हैड मेडिएटेड डिवाइडिंग विद हर, ये कह रहे हैं कि ही हैड मीडिएटिंग डिवाइडिंग हर, कि उसको उनके भी उसको एलिस को भी देकर उसको खाना था। डिवाइड यानी बांटना, कि वो अंगूर उसको एलिस को भी देना था। एंड बोथ सीम्ड विलिंग टू relinquish them फॉर द प्रेजेंट एज इररेलीवेंट।
तो ऐसा लगा, बोथ सीम्ड, दोनों से ऐसा लगा कि विलिंग टू रेलिंकिश छोड़ देना, कि ऐसा लग रहा था दोनों को देख करके वो अंगूर को फिलहाल छोड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर द प्रेजेंट एज इररेलेवेंट, क्योंकि जो कहानी इनको सुनाई जा रही है शायद इस कहानी के सामने उन अंगूरों का खाना इररेलेवेंट है, वो इतना फायदा यानी इतना अच्छा उनको नहीं लग रहा अंगूर खाने में भी जितना कि कहानी सुनने में लग रहा है, इसीलिए उन्होंने अंगूर को वहां पर वापस प्लेट में रख दिया। देन इन सम वेयर अ मोर हाइटेंड tone I told how their great grandmother Field loved all the grandchildren, yet in the special manner she might be said to love their uncle John। तो कहते हैं कि then फिर somewhat a more heightened tone, एक बड़ी सी आवाज, बड़ी भारी भरकम सी एक आवाज जो है वहां पर आई। आई टोल्ड, मैंने फिर उनको ये बताया कि हाउ कि किस तरह से उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर यानी उनकी जो परदादी है फील्ड, वो अपने बच्चों से, ग्रैंड चिल्ड्रन अपने जो बच्चों के बच्चे के अपने जो पोते हैं पोतियां हैं उन बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इन एन स्पेशल मैनर, एक बहुत ही अच्छे तरीके से वो उनसे प्यार करती थी। शी माइट बी सैड, उनके बारे में तो ये कहा जाता है कि टू लव देयर अंकल, के टू लव देयर अंकल जॉन, के उनके अंकल जॉन जो हैं वो उनसे भी बहुत प्यार करती थी। बिकॉज क्योंकि ही वॉज सो हैंडसम, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, एंड स्पिरिटेड अ यूथ, और वो एक बहुत ही अच्छे नौजवान थे उनके अंकल जॉन। क्लियर है? एंड अ किंग टू द रेस्ट ऑफ अस, और वो हम सब के लिए एक किंग यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको काइंड कर लें कि वो हम सब के लिए बहुत ही दयालु थे। ठीक है, रहम दिल थे बहुत ज़्यादा। और एंड इंस्टेड ऑफ मॉपिंग अबाउट इन अ सोलिटरी कॉर्नर्स लाइक सम ऑफ अस, ही वुड मोल द मोस्ट मेटलसम हॉर्स ही कुड गेट। कह रहे हैं कि वो हम सब के लिए बहुत ही रहम दिल थे और स्पिरिटेड थे, यानी आत्मा से भरे हुए थे, बहुत ज़्यादा हौसला था, हैंडसम थे अंकल जॉन। ठीक है, और मॉपिंग अबाउट द सोलिटरी कॉर्नर्स, कि जो घर के कोने हैं इधर उधर भटकने की बजाय, लाइक सम ऑफ अस, हम में से बहुत सारों की तरह, कि जैसे हम में से बहुत सारे थे कि वो इधर उधर कभी बागीचे में चले गए, कभी इधर कभी उस कमरे में कभी इधर, तो ये सब करने की बजाय वो क्या करते थे, ही वुड माउंट द मोस्ट मेटलसम सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला हॉर्स, घोड़ा, कि जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला घोड़ा था, माउंट उस पर बैठ जाना, कि वो उस घोड़े की भी सवारी कर लिया करते थे जो कि सबसे ज़्यादा परेशान करता था। वहन फिर बट एन इम्प नो बिगर देन themselves, ये कह रहे हैं बट एन इम्प छोटा बच्चा होना, लेकिन वो घोड़ा भी छोटा ही था उन्हीं की तरह, कि जब हम लोग छोटे थे तो हमारा वो घोड़ा भी छोटा ही था तब तक। एंड मेक इट कैरी हिम हाफ ओवर द काउंटी इन अ मॉर्निंग, और सुबह में वो घोड़ा जो ओवर द काउंटी यानी जो वो जगह जहाँ पर ये लोग रहते हैं काउंटी में, तो उसका लगभग आधे काउंटी कन को सुबह में चक्कर लगवा दिया करता था। एंड जॉइन द हंटर्स, और कई बार ये शिकारियों को ज्वाइन कर लिया करते थे, व्हेन देयर वर एनी आउट, कि अगर उनको कोई शिकारी मिलता था तो ये उसको भी ज्वाइन कर लिया करते थे। एंड येट ही लव्ड द ओल्ड ग्रेट हाउस एंड गार्डन्स टू, और यहाँ तक कि वो प्यार करता था उस पुराने से बड़े घर को, एंड गार्डन्स टू, और बागीचे को, कि वो बागीचे को और पुराने घर को भी बहुत ज़्यादा पसंद करता था। बट हैड टू मच स्पिरिट टू बी ऑलवेज पेंट अप विद इन देयर बाउंड्रीज, and how their uncle grew up to the man's estate as brave as he was handsome। but had too much spirit, ये कह रहे हैं लेकिन फिर भी had too much spirit to be always pent up within their boundaries, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा अपने पुराने घर को और अपने गार्डन को पसंद करता था, लेकिन फिर भी उसकी जो आत्मा थी, मच स्पिरिट, उसकी आत्मा, उसका जो मन था वो हमेशा ही पैंट अप, वो हमेशा बंधा रहता था किससे, बाउंड्रीज से, कि वो हमेशा उसका घर में ही जो है मन रहता था। एंड हाउ देयर अंकल, और उनके अंकल ग्रीव अप टू मैंस स्टेट, उनके अंकल क्या हो गए, एक बड़े आदमी बन गए, यानी जवान हो गए, एज ब्रेव, और वो काफ़ी बहादुर हो गए थे, एंड हैंडसम, और काफ़ी हैंडसम हो गए थे, कि उनके जो अंकल थे वो काफ़ी हैंडसम, बहादुर और बड़े हो गए थे।
हालांकि चार्ल्स लैम्ब का जो मन है वो हमेशा घर में ही लगा रहता था। कहते हैं कि टू द एडमिरेशन ऑफ एवरीबडी, हर एक की तरह, बट ऑफ देयर ग्रेट ग्रैंड मदर मोस्ट स्पेशली, लेकिन उनकी जो दादी है, उनकी परदादी फील्ड, वो खास करके, एंड हाउ ही यूज टू कैरी मी अपॉन हिज बैक, और उनकी दादी खास करके उनके अंकल को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। और उनके जो अंकल हैं वो किस तरह से, वो कहते हैं कि मुझे, यानी चार्ल्स लैम्ब कहते हैं कि मुझे ले जाते थे, कि तुम्हारे जो अंकल हैं, ग्रेट अंकल, वो मुझे अपनी बैक पर, अपने कमर पर बिठाकर ले जाते थे। कब? व्हेन आई वाज अ लेम फुटेड बॉय, जब मेरी एक टांग में चोट लग गई थी, कि जब मैं एक लंगड़ा बच्चा बनकर रह गया था, तो अंकल मुझे अपने कमर पर बिठाकर ले जाते थे। फॉर ही वॉज अ गुड बिट ओल्डर देन मी, क्योंकि वो उनकी एज मुझसे ज़्यादा थी, थोड़े से वो मेरे से बड़े थे। मैनी अ माइल वैन आई कुड नॉट फॉर पेन, ये कह रहे हैं कि मैनी अ माइल, कई कई मील वो मुझे ले जाते थे। वैन आई कुड नॉट वॉक फॉर पेन, क्योंकि कई बार वो दर्द की वजह से जब मैं नहीं चल पाता था, कि जब मैं दर्द की वजह से चल नहीं पाता था, तो अपनी कमर पर ही मुझे कई कई मील तक ले जाते थे। And how in after life he became lame 42, and how, और किस तरह से, इन आफ्टर लाइफ, बाद में, है ना, यानी डेथ के बाद में, कि किस तरह से वो मौत के बाद में, ही बिकेम लेम 42, कि वो कैसे हो गए, वो भी लंगड़े हो गए। एंड आई डिड नॉट ऑलवेज आई फियर मेक अलाउंस इनफ फॉर हिम व्हेन ही वाज इम्पेशेंट, और आई डिड नॉट ऑलवेज, और हमेशा ही मैं इस बात को लेकर डरा रहा हूँ कि मेक अलाउंस इनफ फॉर हिम, कि मैं भी उनके लिए अच्छा कर पाऊँ जब वो बेसहारा, इम्पेशेंट बेसहारा होना, परेशान हो जाना, इन पेन दर्द से, कि जब वो दर्द से परेशान हुए, बेसहारा हुए, तो मैं उनके साथ में कुछ अच्छा करूं, इस बात को लेकर मैं हमेशा डरता रहा, क्योंकि मैं उनके लिए ऐसा कुछ नहीं कर सका। nor remember sufficiently how considerable he had been to me when I was lame footed, कहते हैं कि nor remember sufficiently, कि कोई बहुत अच्छे से भी ये बात याद मैं बता भी नहीं सकता, कि how considerate, कि वो कितना मुझे समझ रहे थे, he had been to me, कि वो मुझे कितना समझ रहे थे, I was lame footed, जब मेरे पैर में चोट लग गई थी, कि कितना वो मुझे समझ रहे थे जब मेरे पैर में चोट लग गई थी। no remember sufficiently, मैं तो इसका सही से आकलन भी नहीं कर सकता। एंड हाउ व्हेन ही डाइड, और किस तरह से जब उनकी डेथ हो गई, दाउ ही हैड नॉट बीन डेड एन आर, ये कह रहे हैं कि हालांकि ही हैड नॉट बीन डेड, वो एक घंटे में तो नहीं मर गए थे, इट सीम्ड एज इफ ही हैड डाइड अ ग्रेट वाइल एगो, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे मानो उनकी डेथ बहुत पहले ही हो चुकी है। सच अ डिस्टेंस देयर बिटविक्स्ट लाइफ एंड डेथ, और जीवन और मौत के बीच में कितना बड़ा डिस्टेंस है। एंड हाउ आई बोर हिज डेथ, और किस तरह से मैंने बर्दाश्त किया उनकी मौत को, एज आई थॉट प्रीटी वेल एज फर्स्ट, कि जब मैं शुरू में उनकी मौत के बारे में सोच रहा था, तो मैंने अपने आप को किस तरह से सहन किया है, किस तरह से मैंने अपने आप को संभाला है। बट आफ्टरवर्ड्स इट हॉन्टेड एंड हॉन्टेड मी, लेकिन इसके बाद इस चीज़ ने मुझे हॉन्ट किया है ना, डराया, मुझे परेशान किया, लेकिन उनकी मौत ने बाद में मुझे बहुत परेशान किया, बहुत परेशान किया। एंड दाउ आई डिड नॉट क्राई और टेक इट टू हार्ट एज सम डू, लेकिन फिर भी आई डिड नॉट क्राई, मैं नहीं रोया, और टेक इट टू हार्ट, और मैंने ना ही इसको बहुत ज़्यादा दिल पर लिया, एज सम डू, जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं कि उनका कोई करीबी मर जाता है तो वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, दिल पे ले लेते हैं ना, ऐसे मैंने नहीं किया। एंड एज आई थिंक ही वुड हैव डन इफ आई हैड डाइड, एंड एज मैं कहते हैं एज आई थिंक, और जैसे कि मैंने सोचा कि ही वुड हैव डन, कि वो भी ऐसा ही करते अगर मैं मर गया होता, आई हैड डाइड, कि अगर मैं मर गया होता उनकी जगह पर, तो मेरे अंकल भी ऐसा ही करते, जैसा मुझे लगता है, एज आई थिंक, जैसा मुझे लगता है। येट आई मिस्ड हिम ऑल डे लॉन्ग, हालांकि आज भी मैं उनको हमेशा मिस करता हूँ। एंड न्यू नॉट टिल देन नाउ हाउ मच आई हैड लव्ड हिम, एंड न्यू,
और मुझे अब भी ये नहीं पता कि मैं उनको कितना ज़्यादा पसंद क्या करता था। आई मिस्ड हिज काइंडनेस, मुझे उनकी दयालुता मिस करता हूँ मैं, उनकी दयाल जो उनकी काइंडनेस है, उनकी दरिया दिली, रहम दिली, मैं आज उसको मिस करता हूँ। एंड आई मिस्ड हिज क्रॉसनेस, और उनकी जो नफरत है, कई बार उनका जो गुस्सा होता था मेरे लिए, मैं उसको भी मिस करता हूँ। एंड विश्ड हिम टू बी अलाइव अगेन, और मैं ये विश करता हूँ, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज भी वो हमारे दोबारा से जिंदा हो जाए। टू बी क्वारलिंग विद हिम, कि मैं उनसे लड़ूं। फॉर वी क्वारल्ड समटाइम्स, क्योंकि वो मेरी सी उम्र के थे, तो हम कई बार आपस में लड़ते थे। रादर देन नॉट हैव हिम अगेन, ये कह रहे हैं कि रादर देन नॉट हिम अगेन, एंड वाज एज अनईजी विदाउट हिम, कि क्योंकि हम दोनों की एज लगभग सेम सी थी, तो कई बार हम आपस में लड़ा करते थे। रादर देन नॉट हैव हिम अगेन, यहाँ तक कि मुझे भी पता है कि मैं दोबारा से उनको नहीं, वो मेरे पास आ पाएंगे, वो जिंदा नहीं हो पाएंगे। एंड वाज एन अनईजी विदाउट हिम, और ये कह रहे हैं कि किस तरह से अनईजी, कि किस तरह से मैं उनके बिना परेशान रहा हूँ। एज ही their poor uncle must have been when the doctor took off his limb, कह रहे हैं कि as के एज ही देयर पोर अंकल, के कैसे उनके जो बेचारे अंकल थे, मस्ट हैव बीन, वो कैसे रहे थे, व्हेन द डॉक्टर टुक ऑफ हिज लिम, जबकि डॉक्टर ने उनके अंग को काट दिया था। व्हेन द चिल्ड्रन फॉल अ क्राइंग फेल अ क्राइंग, यहाँ तक के जो बच्चे हैं यहाँ पर आकर वो फेल अ क्राइंग, वो रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। एंड आस्क्ड इफ their little mourning which they had on was not for Uncle John, कि उन बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। एंड आस्क्ड, और पूछा, इफ दे आर लिटिल मॉर्निंग, के उनकी जो ये रोना है, उनकी जो ये उनका जो एक तरह का दुख है, विच जिसको दे हैड ओन वाज नॉट फॉर अंकल, के वो शायद अंकल जॉन के लिए नहीं था। एंड दे लुक्ड अप, और फिर उन्होंने ऊपर देखा। एंड प्रेड में, और उन्होंने मुझसे कहा, प्रार्थना की, नॉट टू गो ऑन अबाउट देयर अंकल, के वो उनके अंकल के बारे में और बात ना करें, बट टू टेल देम, वो उनको बताएं, सम स्टोरीज अबाउट देयर प्रिटी डैड मदर, कि वो उनकी जो प्यारी सी डैड मदर है, वो उनके बारे में उनको बताएं, है ना। देन आई टोल्ड, फिर मैंने बताया, हाउ फॉर 7 years ago, कि किस तरह से 7 साल पहले, इन होप समटाइम्स, के कई बार, इन होप के उम्मीद में कई दफ़ा, समटाइम्स इन डिस्पेयर, और कई दफ़ा निराशा में, येट परसिस्टिंग एवर, और हमेशा परसिस्ट दबाना किसी चीज़ को, सप्रेस करना, है ना, और कई दफ़ा जो है दबाने में और सप्रेस करने में। आई कोटेड द फेयर एलिस, है ना, मैंने फेयर एलिस को कहा। यहाँ पर कोर्ट माने आप प्यार करने के भी बोल सकते हैं, कि मैंने जो बहुत ही खूबसूरत सी जो एलिस थी तुम्हारी मदर, मैंने उससे प्यार किया। कई दफ़ा मैंने उसको उम्मीद के साथ में प्यार किया, और कई दफ़ा मैंने निराश होकर भी उसको प्यार किया, और कई दफ़ा मैंने उसको गुस्सा होकर भी प्यार किया। यानी मैं जैसे उसमें रहा, मूड में रहा, मैंने हमेशा एलिस को प्यार किया। एज मच एज चिल्ड्रन कुड अंडरस्टैंड, और मैं इतना ही समझा पाया बच्चों को जितना के बच्चे समझ रहे थे। आई एक्सप्लेन टू देम, मैंने उनको एक्सप्लेन किया, वाट क्वाइनेस, के क्वाइनेस शर्मिंदगी, के कितनी शर्मिंदगी, एंड डिफिकल्टी, और कितनी मुश्किल, एंड डिनायल मीन्ट इन मेडन्स कुंवारी लड़कियां, कि कितनी शर्मिंदे वाली बात थी, और कितने मुश्किल समय था वो, कि डिनायल मना करना, कि जब उसने एलिस ने मुझे मना किया। वैन सडनली, फिर अचानक से, टर्निंग टू एलिस, एलिस की तरफ मैं टर्न किया मैंने। द सोल ऑफ द फर्स्ट एलिस लुक्ड आउट एट हर आइज, तो मुझे द सोल ऑफ द फर्स्ट एलिस, पहली वाली एलिस की जो आत्मा है, लुक्ड आउट, वो मुझे दिखाई दी, इन हर आइज, इस छोटी एलिस की आंखों में, कि छोटी एलिस की आंखों में मुझे इसकी मदर की आत्मा दिखाई दी। विद सच अ रियलिटी ऑफ रिप्रेजेंटमेंट, जो कि पूरी तरह से अपनी मदर को रिप्रेजेंट कर रही थी। दैट आई बिकेम इन डाउट विच ऑफ देम स्टूड देयर बिफोर मी,
क्लियर है कि छोटी एलिस की आंखों में मुझे वही चीज़ नज़र आ रही थी जो कि कभी इनकी मदर की आंखों में मुझे नज़र आती। रिप्रेजेंट करना एक दूसरे को जो है एक दूसरे की जगह पर खड़े हो जाना। दैट आई बिकेम इन डाउट कि मैं शक में हो गया, विच ऑफ देम कि उनमें से कौन सी, स्टूड देयर बिफोर मी कि उनमें से कौन सी मेरे सामने खड़ी हुई है, मैं इसको लेकर भी शक में चला गया। और whose दैट ब्राइट हेयर वाज, और ये जो चमकीले बाल हैं ये किसके हैं, ये छोटी बच्ची के हैं या फिर इसकी मदर एलिस के हैं, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था। एंड वाइल आई वॉज स्टू गेजिंग, और फिर मैं निहारता रहा, आई स्टूड गेजिंग मैं निहारता रहा। बोथ द चिल्ड्रन ग्रेजुअली ग्रीव फेंटर टू माई व्यू, यहाँ तक कि दोनों के दोनों बच्चे धीरे धीरे ग्रीव फेंटर वो मूर्छित से होने लगे, टू माई व्यू मेरी आंखों से, कि मेरी आंखों से ओझल होने लगे। रिसीडिंग एंड स्टिल रिसीडिंग वो पीछे हट रहे थे, एंड स्टिल रिसीडिंग वो पीछे हट रहे थे। टिल नथिंग एट लास्ट यहाँ तक कि कुछ भी चीज़ बाकी ना रही। बट टू मोर्नफुल फीचर्स वर सीन इन द अटर मोस्ट डिस्टेंस कि बहुत दूर बस मुझे मोर्नफुल फीचर्स वर सीन बस दो जो है दुख भरे से जो फीचर हैं आकृति हैं स्ट्रक्चर मुझे दिखाई दे रहे थे, दो परेशान से स्ट्रक्चर दूर मुझे दिखाई दे रहे थे। विच विदाउट स्पीच जो कि कुछ बोल भी नहीं रहे थे। स्ट्रेंजली इम्प्रेस्ड अपॉन मी, स्ट्रेंजली बहुत ही अजनबीपन से, इम्प्रेस्ड अपॉन मी इफेक्ट ऑफ द स्पीच कि बहुत ही अजीब तरीके से वो इफेक्ट ऑफ स्पीच वो जो एक बात करने का जो इफेक्ट है वो उससे मुझे इम्प्रेस कर रहे थे बिना कुछ बोले हुए। क्या कहना चाह रहे थे वो कि वी आर नॉट ऑफ एलिस कि हम एलिस के बच्चे नहीं हैं, कि हम एलिस के बच्चे नहीं हैं, नॉर ऑफ दी और ना ही हम तुम्हारे बच्चे हैं, नॉर वी आर चिल्ड्रन एट ऑल और ना ही हम कोई बच्चे हैं। द चिल्ड्रन ऑफ एलिस कॉल्ड बार्ट्रम फादर कि एलिस के बच्चे बार्ट्रम को अपना फादर कहते हैं। इसका मतलब जो एलिस है उसने बार्ट्रम से शादी कर ली है कि एलिस के बच्चे तो बार्ट्रम को अपना फादर कहते हैं। वी आर नथिंग हम कुछ भी नहीं है, लेस देन नथिंग कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, एंड ड्रीम्स हम केवल एक सपना है। वी आर ओनली वाट माइट हैव बीन हम सिर्फ वही हैं जो हमें होना चाहिए था। एंड मस्ट वेट अपॉन द टीडियस शोर्स ऑफ द लीथ एंड मस्ट वेट और हम वेट करेंगे द टीडियस शोर टीडियस उबाऊ उबाऊ किनारे पर बोर करने वाले किनारे पर लीथ नदी के कि लीथ नदी के किनारे पर हम वेट करेंगे। मिलियन ऑफ द एजेस मिलियन सालों तक बिफोर वी हैव एग्जिस्टेंस जिंदा होने से पहले कि जिंदा होने से पहले भी तो हम सपना है लेकिन जिंदा होने से पहले हम लीथ नदी के किनारे पर मिलियन साल तक वेट करेंगे। एंड अ नेम और एक नाम का कि हम जिंदा होंगे हमें नाम दिया जाएगा, हमें अभी इसका कम से कम मिलियन सालों तक इंतज़ार करना होगा। एंड इमीजिएटली और फौरन अवेकिंग मैं जागने लगा। I found myself quietly seated in my bachelor armchair और I found myself मैंने अपना आप को पाया quietly शांति से क्वाइटली सीटेड शांति से बैठे हुए कि मैंने अपने आप को शांति से बैठा हुआ पाया मेरी चेयर पर। वेयर आई हैड फॉलन एस्लीप जहाँ पर मैं सो गया था। विद द फेथफुल ब्रिजेड ब्रिजेड ये इनके कजिन है। विद द फेथफुल ब्रिजेड अनचेंज्ड बाय माई साइड कह रहे हैं कि मैं अपनी कुर्सी पर बैठकर ही सो गया था। वफादार ब्रिजेड जो कि अब भी मेरे लिए अनचेंज्ड थी मेरे लिए बदली नहीं थी। बट जॉन एल यानी जेम्स एल इन्होंने यहाँ पर कहा है वाज गॉन फॉर एवर यानी ये बच्चे हमेशा हमेशा के लिए मेरे से दूर चले गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।